गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से। पर परेशान मत होइए, क्लास आप लोगों की होगी, ठीक है। और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को काफी कुछ पढ़ा दिया था। हाँ, थोड़ी सी आज लेट क्लास शुरू हुई है बच्चों, क्योंकि आज टेक्निकल इशू चल रहा है सुबह से ही, ठीक है। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। और प्यारे बच्चों, कल के क्लास में हम लोगों ने गोल्गी बॉडीज तक यहाँ पर पढ़ लिया था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि जो कुछ भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी उसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा। साथ में ही A4 साइज का पीडीएफ भी अपलोड कराने की बात हुई थी, वो भी आप सभी के सेक्शन में, नोट्स वाले सेक्शन में अपलोड हो गई है। तो आप सभी एक बार उसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलो तो करें स्टार्ट आज की इस क्लास को। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था गोल्गी बॉडीज, और आज हम सभी यहाँ पर बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी यहाँ पर हेडिंग डालेंगे लाइसोसोम। चलिए सभी सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे लाइसोसोम। सबसे पहले जो हेडिंग हमारी बनेगी वो बनेगी लाइसोसोम, ठीक है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आ जाइए सभी बच्चे। लाइसोसोम। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर आप लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं तो लाइसोसोम क्या होता है। आप सभी को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि लाइसोसोम को हम सभी आत्महत्या की थैली के नाम से यहाँ पर जानते हैं। पर हमेशा यह नहीं है कि वह आत्महत्या ही करेगा, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि जब कभी भी हम लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं तो जब वह अनियंत्रित तरीके से काम करता है, जब वह अच्छे से काम नहीं करता है, तभी उसको हम सभी क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं लाइसोसोम कहाँ पर पाया जाता है, किस तरह का होता है और इसका क्या कार्य यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी कोशिका को यहाँ पर देखते हो तो कोशिका में आपको यहाँ पर छोटे छोटे से क्या दिखाई देते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल दिखाई देते हैं। ये जो सेल ऑर्गेनेल है इनको ही लाइसोसोम यहाँ पर कहा जाता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि गोल्गी बॉडी के टूटने पर ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। गोल्गी बॉडीज जो हमारी थी ना, ये वही गोल्गी बॉडीज, इनके टूटने की वजह से ही किसका निर्माण होता है, लाइसोसोम का निर्माण यहाँ पर होता है। अब सबसे पहले जो यहाँ पर बात आती है वह ये कि लाइसोसोम का क्या कार्य होता है और यह किन में पाया जाता है। तो आंसर आपको करना है कि जो लाइसोसोम है वो सभी तरह की कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन अगर हम आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं के बारे में बात करते हैं तो लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता। इसके अलावा सभी में यह पाया जाता है। एक चीज और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि जब हम लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले कार्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहले नंबर पर आपको ध्यान में रखना है कि जो भी हमारा लाइसोसोम है, जो भी हमारा यहाँ पर लाइसोसोम है, लाइसोसोम जो है हमारा, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। क्या भरे होते हैं, एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। और जो भी एंजाइम होते हैं वह पाचन का कार्य करते हैं, यानी डाइजेशन का काम करते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम भरा हुआ होता है जिसको हम सभी कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कहते हैं इसे हम सभी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हम इसे यहाँ पर कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हम इसे यहाँ पर कहते हैं। अब ये जो भी यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, इसका काम क्या होता है कि जो भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी यहाँ पर अणु होंगे, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो लिपिड हो, या फिर किसी भी कोशिका में बाहर से ही कोई बैक्टीरिया आ रही है, कोई वायरस आ रहा है ना, तो कोई भी रोगाणु आ रहा है, कोई भी पैथोजन आ रहा है, तो उसको मार करके खत्म कर देना।
क्या कर देना, उसको मार करके खत्म कर देना, यानी हर चीज डाइजेशन कर देना, हर चीज का पाचन यहाँ पर कर देना। और ये सारा कार्य एक कोशिका के अंदर हो रहा है। तो इसीलिए जब कभी भी हम लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं तो जो लाइसोसोम होता है वह क्या काम करेगा, यहाँ पर सेलुलर डाइजेशन करने का कार्य यहाँ पर करेगा। ठीक है, और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है कि यह कोशिकीय पाचन करता है। क्या करता है, यह कोशिकीय पाचन करता है। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो जल्दी से। मैम हिंदी में भी यही होता है? हाँ बेटा, हिंदी में भी यही होता है। ठीक है, चलिए रिफ्रेश कर लीजिए प्रदीप, और अगर आप एप्लीकेशन में अपडेट किए हो तो कल तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब से अपडेट का मांगा है तब से 48 आवर्स के अंदर ठीक हो जा रहा है, परेशान मत हो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बात किया कि जो भी हमारा लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है। और जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं उनका क्या काम होता है, पाचन करने का काम यहाँ पर होता है। और इसीलिए यह कहा जाता है कि जो लाइसोसोम है वह क्या काम कर रहा है, किसी भी कोशिका के अंदर पाचन करने का कार्य यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर आप सभी ने यह भी सुना होगा कि अगर हम किसी भी लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं तो जो लाइसोसोम होता है वह क्या काम करता है, एक आत्मघाती थैली के रूप में भी यहाँ पर कार्य करता है ना। आप लोगों ने ये वाली बात भी सुनी होगी। तो कैसे करता है, चलो उसे हम सभी यहाँ पर समझते हैं। तो जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी एक यहाँ पर कोशिका है, क्या है, ठीक है, कोई भी एक हमारे पास यहाँ पर कोशिका है। ठीक है, और उस कोशिका में क्या है, यहाँ पर लाइसोसोम है। क्या है, यहाँ पर लाइसोसोम है। और लाइसोसोम की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो भी लाइसोसोम होता है उसके अंदर क्या भरा हुआ है, एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी कि एक पचाने वाला एक एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है। जब कभी भी लाइसोसोम सही तरीके से यहाँ पर, बेटा देखो प्रदीप, आप अगर बार बार कमेंट करोगे तो मैंने आपको समझा दिया, आपने जो भी यहाँ पर बोला है। ठीक है, बार बार कमेंट नहीं करना है बेटा, दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, और जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगी। ठीक, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो उस टाइम पे इधर उधर के कमेंट ना करें, पढ़ाई पे फोकस करें, और अगर कोई भी समस्या होती है तो क्लास के बाद आप पूछे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, बेटा सब कुछ बताऊंगी, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कोशिका है, कोशिका के अंदर लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर यहाँ पर क्या भरा हुआ है, तो आंसर करना, एंजाइम्स यहाँ पर भरा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि यह अनियंत्रित तरीके से कार्य करने लगता है, यानी यह अनकंट्रोल्ड तरीके से यहाँ पर कार्य करने लगता है, और यह रप्चर यानी कि फट जाता है। क्या हो जाता है, ये रप्चर यानी कि फट जाता है। तो जब यह फट जाता है तब क्या होगा, इसके अंदर का जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इसके अंदर का जो एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है वह अपनी ही कोशिका को खा करके खत्म कर देता है। क्या करता है, अपनी ही कोशिका को खा करके खत्म कर देता है। और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली, यानी कि सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो सुसाइड का क्या मतलब है, आत्महत्या की, किसी ने अपने आप को ही नुकसान यहाँ पर पहुंचा लिया। तो बिल्कुल ऐसे ही कि जो सेल है वह मर जा रही है, क्या हो रही है, सेल जो है वो मर जाती है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग यहाँ पर कहा जाता है। एक चीज और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब कभी भी हम लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं तो एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। क्या कहते हैं, एक शब्द आता है जिसको हम सभी ऑटोलाइसिस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, कि भाई जो भी हमारा लाइसोसोम होता है वह क्या कार्य कर रहा है, ऑटोलाइसिस का कार्य यहाँ पर कर रहा है। अब ऑटोलाइसिस का क्या मतलब होता है, ऑटोलाइसिस, तो ऑटो मतलब होता है स्वयं, यानी कि सेल्फ, और लाइसिस का क्या मतलब होता है, यहाँ पर लाइसिस का मतलब होता है क्षरण, खत्म होना। ठीक है, लाइसिस का क्या मतलब होता है, यहाँ पर खत्म होना। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो डेथ होना, खत्म होना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटो मतलब क्या है, जो स्वयं का नुकसान कर ले रहा है, जो क्या कर रहा है, स्वयं का नुकसान यहाँ पर कर रहा है, और इसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस के नाम से यहाँ पर जानते हैं।
ठीक है, तो चलो इसको अब एक एक करके हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले लाइसोसोम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहले नंबर पर यह बात आती है कि जो लाइसोसोम है उसकी खोज यहाँ पर किसने की थी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने जो हेडिंग डाली है ना, उसी में ही आके लिखेंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइसोसोम की खोज यहाँ पर किसने की है, और आपको सीधे सीधे यहाँ पर आंसर करना है कि रेने डी दवे। ठीक है, किसने की है यहाँ पर? दवे ने की है। किसने की है? दवे ने यहाँ पर इसकी खोज की है। ठीक है, लाइसोसोम कितना होता है बॉडी में? बेटा आप नहीं गिन सकते, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से हम कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं, कोशिका कैसी होती है? अनगिनत है, आप उसे नहीं गिन सकते। और हर कोशिका के अंदर 2, 3, 4, 5 आपको लाइसोसोम मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसे आप काउंट यहाँ पर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप नॉर्मल तौर पर देखो तो हर कोशिका में आपको लाइसोसोम मिलता है, लेकिन जब हम लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी के बारे में बात करते हैं तो आरबीसी एक ऐसी कोशिका होती है जिसमें लाइसोसोम नहीं मिलता। दूसरे नंबर पर लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो आंसर करना, डी दवे ने की थी। किसने की थी? डी दवे नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज यहाँ पर की थी। मैंने आप लोगों को यह भी यहाँ पर पढ़ाया हुआ है कि जो लाइसोसोम है उसका निर्माण कैसे होता है? जब गोल्गी बॉडीज टूट जाती हैं, जब गोल्गी बॉडीज टूट जाती हैं तब उनसे ही लाइसोसोम का यहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो लाइसोसोम होता है उसका क्या कार्य होता है। अगर आप लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं तो लाइसोसोम का क्या यहाँ पर कार्य होता है? ठीक है, क्या कार्य होता है? लाइसोसोम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका कार्य क्या होता है? तो आंसर करना, इसका कार्य होता है कोशिकीय पाचन। क्या कार्य होता है इसका? यहाँ पर कोशिकीय पाचन इसका कार्य यहाँ पर होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी यह अनियंत्रित तरीके से कार्य करता है, यानी अनकंट्रोल्ड तरीके से कार्य करता है, और इस वजह से यह अपने स्वयं की कोशिका को खत्म यहाँ पर कर लेता है। जब यह अपनी स्वयं की कोशिका को खत्म कर लेता है उस टाइम पर हम इसे किस नाम से जानते हैं? आत्मघाती थैली के रूप में यहाँ पर जानते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो आंसर करना कि कभी कभी जो पाचक एंजाइम होते हैं वो स्वयं लाइसोसोम को नुकसान पहुंचा देते हैं, और जिसकी वजह से वह जो कोशिका होती है वह मर जाती है, और इसी वजह से लाइसोसोम को हम सभी आत्मघाती थैली के रूप में यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि आत्मघाती थैली के रूप में तो इसको जाना ही जाता है, लेकिन कभी कभी इसको हम सभी एटम बम के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। किस नाम से? एटम बम, या फिर स्कैवेंजर यानी सफाई कर्मचारी। क्या? सफाई कर्मचारी के नाम से भी हम इसे यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको क्या ध्यान में रखना है कि जैसे आप सभी ने एटम बम के बारे में सुना ही होगा। मान लो कोई क्षेत्र है जैसे हिरोशिमा नागासाकी की अगर आप बात करते हो तो वहां पर एटम बम फेंका गया है ना, गिराया गया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो वहां पर जितनी भी पॉपुलेशन थी, जो कुछ भी था, सब कुछ कैसा हो गया? खत्म हो गया, एक ही झटके में खत्म, खल्लास। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं और जो लाइसोसोम है वो आत्मघाती थैली की तरह काम कर रहा है, ठीक, अनियंत्रित तरीके से काम कर रहा है, और जब वो अपनी कोशिका को मार डालता है, खत्म कर जाता है, खत्म कर देता है, तो हम इसे आत्मघाती बैग भी कह सकते हैं और एटम बम भी यहाँ पर हम इसे कह देते हैं। साथ में आप लोगों को यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि इसको हम सभी सफाई कर्मचारी यानी स्कैवेंजर भी बोलते हैं। क्यों? मान लो कि कोई कोशिका बहुत टाइम से बीमार है, कोई कोशिका में बहुत ज्यादा इंफेक्शन यहाँ पर हो गया है, कोई कोशिका यहाँ पर सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, तो उस कोशिका का मरना जरूरी है, उस कोशिका को वहां से हटाना जरूरी है। तो उस टाइम पर भी कई बार आप सभी क्या देखेंगे कि जो कोशिका होती है ना, ठीक, उसके अंदर का जो लाइसोसोम होता है वह क्या करता है? उसे मार करके यहाँ पर खत्म कर देता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम सफाई कर्मचारी भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलो, तो ये क्या था यहाँ पर आपका लाइसोसोम।
क्या था बेटा? ये आपका लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर बनेगा वो है वैक्यूल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर बनेगा वो है वैक्यूल, जिसे हम सभी रिक्तिका के नाम से यहाँ पर जानते हैं और इसी को हम सभी रसधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम सभी रसधानी के नाम से भी यहाँ पर हम जानते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर यह समझना होगा कि रसधानी क्या होती है, यानी ये जो रिक्तिका है, ये जो वैक्यूल है, यह क्या होती है? ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, ये भी यहाँ पर क्या है? एक कोशिकांग होता है। अच्छा ठीक है, चलो आप लोगों ने जब जब छोटे होगे, जब मम्मी आपको नहलाती होगी या फिर आप अभी भी क्या करते हैं कि जब साबुन लगाते हैं तो साबुन में बुलबुले उठते हैं। आपने देखा है बुलबुले, साबुन के बुलबुले, ठीक है। तो साबुन के जो बुलबुले होते हैं कैसे होते हैं? एकदम गोल गोल से होते हैं, है ना, इस तरह से बुलबुले, ठीक है। और आप इन्हें क्या करते हो? जैसे ही इसको टच करते हो ऐसे ही क्या होता है? फट जाता है, एकदम क्या होता है? एकदम फट जाता है, एकदम पतली सी झिल्ली का यह यहाँ पर बना हुआ होता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब हम रिक्तिका के बारे में बात करते हैं तो जो रिक्तिका होती है वह क्या है? तो ऐसे ही जब हम किसी भी कोशिका को देखते हैं तो कोशिका के अंदर बबल की तरह, छोटे छोटे बुलबुले की तरह कुछ संरचना यहाँ पर दिखाई देती है और इसी को हम सभी क्या कहते हैं? वैक्यूल यानी कि रसधानी कहते हैं। अगर आप किसी भी बुलबुले को देखो तो बुलबुले के अंदर खाली जगह होती है जिसमें हवा भरी हुई होती है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब हम किसी भी वैक्यूल के बारे में बात करते हैं तो जो वैक्यूल होता है वो हमारी कोशिका के अंदर पाया जा रहा है और वहां पर भी वह कैसा है? खाली है। अंदर से कैसा है बेटा? वो यहाँ पर खाली है। तो जब आप छोटे होगे और हिंदी मीडियम से जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्होंने यहाँ पर सुना होगा रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। सुना है आपने? रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। रिक्त स्थान मतलब खाली जगह, खाली जगह, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो खाली जगह को भरिए। तो जब आप किसी भी कोशिका के बारे में बात करते हो, कोशिका के अंदर कुछ बुलबुले जैसी संरचना दिखाई देती है, एकदम पतली सी झिल्ली वाली संरचना दिखाई देती है जिसके अंदर खाली जगह होती है और उस खाली जगह में आप कुछ भर सकते हैं, आप उसमें थोड़ी देर के लिए कुछ रख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? रिक्तिका यहाँ पर पाया जाता है। अब यहाँ पर कई बार यह आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ पौधों में पाया जाता है, पौधों की कोशिका में पाया जाता है, पर यह ऐसा नहीं है। यह जानवरों की कोशिकाओं में भी पाया जाएगा, यानी जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा और यह पादप कोशिका में भी पाया जाता है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम रिक्तिका के बारे में। तो पहले नंबर पर पहला पॉइंट, एक तरफ हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, ठीक है। और दूसरी तरफ हम लिखेंगे यहाँ पर प्लांट सेल जिसको हम सभी कहते हैं पादप कोशिका, पादप कोशिका, ठीक है। ओके, जब कभी भी हम जंतु कोशिका के बारे में बात करते हैं तो जंतु कोशिका में जो लोअर किस्म के जंतु होते हैं, जैसे कि लोअर टाइप के, ठीक, जैसे मान लो अगर आप प्रोटोजोआ के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इन सभी की बात कर रहे हो तो वहां पर यह काफी ज्यादा हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। पर उतना आपको अभी नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि जब कभी भी हम किसी भी जंतु कोशिका के बारे में बात करते हैं तो जो वैक्यूल होते हैं उनकी जो संख्या होती है, यानी उनकी जो मात्रा होती है, जो संख्या होती है, जो नंबर होता है, वह कैसा होता है? बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, यानी बहुत ग्रेटर नंबर में यह पाए जाते हैं। और दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी होगी कि एनिमल सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका जो शेप होता है, ये शेप है साइज, इनका जो साइज होता है यानी इनका जो आकार होता है वह काफी छोटा होता है। कैसा होता है? काफी छोटा, काफी स्मॉल यहाँ पर होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कोशिका को देख रहे हो, जंतु कोशिका को, तो वहां पर आपको क्या दिखाई देंगे? छोटे छोटे से वैक्यूल दिखाई देंगे और थोड़ी ज्यादा मात्रा में यह यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है वो है प्लांट सेल, यानी कि पादप कोशिका। पादप कोशिका की अगर आप बात करो तो पादप कोशिका में आप सभी क्या देखोगे कि जो भी हमारा पादप कोशिका होता है उसमें वैक्यूल जो होता है वो काफी कम होता है। क्या होता है? काफी कम होता है, लेकिन इनका जो साइज होता है वह काफी बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि काफी कम संख्या में यह पाए जाते हैं, काफी लेसर होते हैं, काफी कम संख्या में पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पर इनका जो साइज होता है वह काफी लार्ज, यानी कि काफी बड़ा होता है। कैसा होता है? काफी बड़ा होता है। ठीक है। और अगर आप किसी भी पेड़ पौधों के बारे में बात करो तो वहां पर यह काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पेड़ पौधों में रिक्तिका का होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, होना ही चाहिए। उनकी वजह से वह काफी ज्यादा यहाँ पर अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं। ठीक है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोगों को याद होगा कि जब मैं केंद्रक पढ़ा रही थी, जब मैं न्यूक्लियस यहाँ पर पढ़ा रही थी, ठीक है बच्चों, जब मैं आप लोगों को यहाँ पर केंद्रक पढ़ा रही थी, जब मैं न्यूक्लियस यहाँ पर पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी जंतु कोशिका को देखते हो तो उसका जो केंद्रक होता है वह कहाँ पर होता है? बिल्कुल बीचों बीच में होता है। जबकि अगर आप किसी भी प्लांट के बारे में बात करते हो तो प्लांट में जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो पेरीफेरल, यानी कि किनारे की ओर होता है। याद करो, मैंने आपको बताया था, है ना, बताया था ना। तो इसका क्या यहाँ पर मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि कई बार आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि जब हम किसी भी पौधे के बारे में बात करते हैं तो जो भी यहाँ पर हमारा पौधा होता है, पौधे में जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, वह किनारे की ओर क्यों है? यहाँ पे किनारे की ओर क्यों है, पेरिफेरल क्यों है? तो आपको यहाँ पर आंसर करना होगा इसलिए क्योंकि जब कभी भी हम प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं, पादप कोशिका के बारे में बात करते हैं, तो पादप कोशिका में वैक्यूल बड़े बड़े होते हैं, बड़ा होता है और बीच की काफी जगह को यह घेर लेता है और इसी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वह किनारे की ओर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी आपका यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है कि भाई ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इस चीज को हमने यहाँ पर देख लिया। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, वैक्यूल, रिक्तिका, रिक्तिका का मतलब होता है कि जिसके अंदर कुछ खाली जगह है। अब कुछ खाली जगह है, इसका मतलब कि वहां पर हम थोड़ी देर के लिए कुछ सामग्री रख सकते हैं। अब जैसे मान लो आपके घर में कोई खाली जगह है, जैसे मान लो एक टेबल है और वो टेबल खाली है। अब आप कहीं बाहर से आए, बाहर से आने के बाद अब आपने अपना ड्रेस उतार के उसी पे रख दिया। आप कोई नई पुस्तक लेकर के आए, उस पुस्तक को आपने थोड़ी देर के लिए उसी टेबल पे रख दिया। आप बाहर से आए, आपने घर की चाबियां थोड़ी देर के लिए उसी में रख दी। आप बाहर से आए तो खाना खाने का मन हुआ, आपने उसी टेबल में सब कुछ हटा के वहां पे खाना रखा और वहां पर खाने लगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर रिक्तिका के बारे में बात करते हैं तो रिक्तिका का क्या मतलब है? कुछ खाली जगह, और उस खाली जगह में आप सभी क्या कर रहे हो कि थोड़ी देर के लिए आप कुछ कुछ चीजें वहां पर रख रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जब हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो प्लांट्स क्या क्या चीजें यहाँ पर कर सकता है, क्या क्या चीजें कर सकता है, तो चलो समझते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं। थोड़ी देर के लिए वह उसको वैक्यूल में रख सकता है, अलग अलग तरह के गैसों को। कोशिका के अंदर बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल बनते हैं। तो जो वेस्ट मटेरियल बनता है, अपशिष्ट पदार्थ बनता है, कचरा बनता है, उसको थोड़ी देर के लिए वो वहां पर रख सकता है। इसी तरह से कुछ सुगंधित पदार्थ है ना, जैसे सुगंध भी तो आती है। देखो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, उनसे अपनी एक सुगंध यहाँ पर होती है। तो आप वहां पर क्या देखेंगे? सुगंधित पदार्थ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो वो सुगंधित पदार्थ भी थोड़ी देर के लिए वैक्यूल में यहाँ पर स्टोर हो सकते हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए जल, थोड़ी देर के लिए पानी यहाँ पे स्टोर हो सकता है। थोड़ी देर के लिए कोई रंग, कोई वर्णक है वो स्टोर हो सकता है। थोड़ी देर के लिए कोई फूड यानी कि जो भोजन होता है वह स्टोर हो सकता है ना। तो कुछ भी यह स्टोर यहाँ पर कर सकता है। तो अगर यह पूछा जाए कि यह बताओ कि जो वैक्यूल है उसका फंक्शन क्या है,
उसका कार्य यहाँ पर क्या है। अगर इस तरह का प्रश्न यहाँ पर पूछे तो हमें क्या आंसर करना होगा, स्टोरेज। इसका क्या कार्य होता है, स्टोरेज, यानी संग्रहण, या जिसको आप कह सकते हो भंडारण, भंडारण करने का कार्य यहाँ पर यह करता है। क्या करता है, भंडारण करने का कार्य यहाँ पर यह करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। जब आप किसी भी कोशिका को देखते हैं तो वैक्यूल कैसा दिखाई देता होगा, ठीक है, कैसा दिखाई देता होगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पर कि जब हम किसी भी वैक्यूल को देखते हैं तो वैक्यूल कोशिका के अंदर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। जैसे एक बबल होता है, एक बुलबुला होता है, बिल्कुल वैसा ही यह दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब कभी भी हम इसे देखते हैं तो जो भी हमारा वैक्यूल होता है इसके अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है, जैसे कभी पानी भरा हुआ है, कभी कुछ और लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है, कभी कुछ वेस्ट मटेरियल भरा है, कभी कोई गैस भरा है ना, कुछ भी इसके अंदर भरा हुआ हो सकता है, कुछ भी। और उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम सभी कहते हैं कि इसके अंदर सेल सैप भरा हुआ है, यानी कोशिका रस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, कोशिका रस भरा हुआ है ना। तो अगर आप यहाँ पर नॉर्मली देखें तो कुछ भी इसके अंदर अगर भरा हुआ होता है तो उसको हम सभी क्या कहते हैं, तो आंसर करना कि उसे हम सभी कोशिका रस यानी कि सेल सैप के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोग को ध्यान रहेगा। ओके, अब इसके आगे एक और इंटरेस्टिंग बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब कभी भी हम वैक्यूल को देखते हैं, जब कभी भी हम वैक्यूल को देखते हैं तो वैक्यूल की एक पतली सी झिल्ली होती है, एक पतला सा यहाँ पर इसका मेम्ब्रेन होता है, एक पतली सी झिल्ली यहाँ पर होती है। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भी हमारा वैक्यूल होता है, वैक्यूल के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है, जो आवरण पाया जाता है, उसे हम किस नाम से यहाँ पर जानते हैं। आपको सीधे सीधे आंसर करना है कि इसे हम सभी टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम सभी टोनोप्लास्ट, क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट के नाम से हम इसे यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जब आप किसी भी वैक्यूल को देखते हो तो वैक्यूल के अंदर जो कुछ भी यहाँ पर भरा हुआ होता है उसको हम सभी कहते हैं सेल सैप यानी कोशिका रस। गैस हो सकता है, जल हो सकता है, भोज्य पदार्थ हो सकता है, पिगमेंट रंग वगैरह, रणक वगैरह जो होते हैं वो हो सकता है थोड़ी देर के लिए। जो कुछ भी यहाँ पे आप देखें, कुछ भी भंडार करके यह रख सकता है, कुछ भी अपने अंदर स्टोरेज करके यह रख रहा है, तो उसे हम सभी क्या कहते हैं, कोशिका रस। ठीक है, यानी कि सेल सैप कहते हैं। और जो वैक्यूल होता है उसकी जो बाउंड्री होती है, उसका जो इस तरह से आवरण यहाँ पर आपको दिखाई देता है, उसे हम सभी क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि यह बताइए कि जो भी हमारा वैक्यूल होगा, जो भी हमारा यहाँ पर रिक्तिका होगा, रिक्तिका के चारों तरफ जो बाउंड्री दिखाई देती है, जो इसका आवरण होता है, जो पतली सी झिल्ली होती है, इसे हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं। तो आंसर आपको करना है कि उसे हम सभी टोनोप्लास्ट यहाँ पर कहते हैं। मैम गैस होगा अगर पेट साफ कैसे कर सकते हैं, अरे आकाश में बताऊंगी, ठीक है, पेट साफ कैसे कर सकते हैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी बेटा, ठीक है, अभी इस पे फोकस करते हैं, अभी सब कुछ बताऊंगी। चलो, तो आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं एक और पॉइंट की तरफ। कई बार एग्जाम में यह भी यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई इसकी जो डिस्कवरी वगैरह है उसके बारे में भी कुछ जानकारी हमें यहाँ पर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कि स्लीडन ने यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म में जो सेल सैप है उसके बारे में यहाँ पर बताया था, पर जो इंपॉर्टेंट है आपका वो ये है, इंपॉर्टेंट है जो वो ये है। क्या, कई बार आप लोगों से एग्जाम में यह पूछा जाता है कि यह बताइए कि जो भी हमारा टोनोप्लास्ट है, जो भी हमारा टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट यह नाम किसने दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी प्रश्न आपके बनते हैं और आपको आंसर क्या करना है, डी वेरिस। क्या कहते हैं हम इसे यहाँ पर, डी वेरिस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा कि जब हम किसी भी वैक्यूल के बारे में बात करते हैं, किसी भी रिक्तिका के बारे में बात करते हैं, तो रिक्तिका के चारों तरफ हमको एक बाउंड्री लाइन दिखाई देती है, यानी एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन दिखाई देती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और साथ में आपसे यह जरूर पूछा जाएगा कि टोनोप्लास्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं
क्या जब गैस भरी हो तो उसका सेप कैसा होगा? आकाश, यूज कॉमन सेंस बेटा। देखो मैं आपको बताती हूँ, उसके अंदर कुछ भी भरा हो, अगर गैस भी भरी होगी ना बेटा वैक्यूल के अंदर, तो भी उसको सेप ही कहेंगे, तो भी उसको क्या कहेंगे? सेप ही कहेंगे। ठीक है, तो सेप मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आप उसके अंदर कुछ रस भरा है, उसके अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है उसको हम सेप ही कहेंगे। ठीक है, सेप ही कहेंगे। तो ऐसे नहीं करना है यहाँ पर कि अगर गैस भरा है तो उसको हम सेल गैस कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, सेप ही कहेंगे बेटा, उसको सेप ही कहेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर है? ओके मैम, पेट में कैसे गैस बनता है? बेटा पेट में गैस बनने के बहुत सारी चीजें होती है। पहला, पेट बहुत लंबे समय तक अगर खाली है तो फिर पेट में गैस बनती है। दूसरे नंबर पर आपको यह यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर आप बहुत ज्यादा हैवी वाला खाना खाते हैं, मतलब मिर्च मसाला तेल वेल ये सब खा रहे हैं, तब आपको गैस बनता है। अगर आप जितना खा रहे हो उतना पचा नहीं पा रहे हो, एक जगह बैठे रहते हो दिन भर, ठीक है, पढ़ाई के नाम पर बहाने मारते हो कि नहीं हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम वॉक नहीं करेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, तो भी आपके पेट में यहाँ पर गैस बनता है। ठीक है, तो गैस बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं। खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है कि हल्का खाना खाइए। ठीक है, खास तौर से अगर रात की हम बात करें तो रात में आपको हल्का खाना खाना चाहिए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको क्या बताया कि डी वेरिस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डी वेरिस ने ही टोनोप्लास्ट यहाँ पर नाम दिया था। ठीक है बच्चों, चलो क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसके बाद आपका एक और लास्ट का बच जाता है जिसको मैं पढ़ाती हूँ, और इसके बाद प्लास्टिड तो हम कल पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब एक और आपका बच जाता है और वो है हमारा सेंट्रोजोम। अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक बचता है वो है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम की अगर हम बात करें तो इसे हम सभी तारक काय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तारक काय भी कहते हैं और सेंट्रोजोम भी हम इसे यहाँ पर कहते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि जो पूरी सब्जी खा रहे हो, ठीक है, फैटी एसिड के कारण बनती है। हाँ बेटे, जो भी आप फैट मतलब जो भी आप वसा वगैरह खाते हो ना, उसकी वजह से ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे अभी आप छोटे हो, ठीक है, अभी आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो या सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस में आप जा रहे हो, है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रोटीन रिच खाना खाइए और वॉक करिए, दौड़िए, एक्सरसाइज करिए। जिम जाने की आवश्यकता भी नहीं है उतनी आपको, लेकिन ये सब चीजें आप करिए। और इसमें आप सभी क्या देखोगे कि प्रोटीन रिच खाओ, प्रोटीन रिच, जैसे दूध पियो आप सभी, है ना, दही खाओ, मक्खन खाओ, और मतलब जो भी आपको जहां से प्रोटीन मिल सकता है, मूंगफली खाइए, अगर कोई ड्राई फ्रूट खा सकता है तो ड्राई फ्रूट खाइए, सूखे मेवे वगैरह खाइए, है ना, तो इससे आपको आराम से प्रोटीन मिल जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अंशु पिटाई करूंगी अभी तुम्हारी। मैम पिंपल हो गए हैं क्या करें? देखो बेटा ये नेचुरल प्रोसेस है, पिंपल अगर आ रहे हैं तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैंने कई बार बच्चों में देखा है कि पिंपल अगर आ जाते हैं तो बच्चे थोड़े से शर्माने लगते हैं कि अरे मेरी स्किन में पिंपल आ गए, मैं क्या करूं, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं, अच्छी नहीं दिख रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, पिंपल आना स्वाभाविक बात है। जो आपकी एज है अभी, इसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स इधर उधर होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ये आना सामान्य बात है। अगर बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ही ज्यादा निकल रहे हैं, तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हो। अगर कम है तो थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद ये ठीक भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैम कुछ तो बता दीजिए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि घर में जो होम रेमेडी होती है, जैसे आपके घर में बड़ी बहन या मम्मी दीदी ये सब होंगे ना, तो उनसे पूछना, वो आपको क्या बताएंगे। जैसे बेसन हो गया, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी हो गई, थोड़ा सा गुलाब जल हो गया, थोड़ा सा नीम का पाउडर, हल्का सा नीम का पाउडर उसमें डालो और उसको लगाओ, है ना, और बस ज्यादा नहीं लगाना, 5 से 7 मिनट तक रखो और फिर वॉश कर लो।
एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बैक्टीरियल है, लेकिन अगर हार्मोनल है तो बेटा हार्मोनल है तो वो तो निकलेंगे ही, है ना। लेकिन अगर जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार कुछ गोलू मोलू से बच्चे होते हैं, है ना, तो लोग क्या करते हैं, मुंह 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 करते हैं, तो उनके हाथ पे कितनी बैक्टीरिया उन्होंने आपके गालों पे लगा दी, है ना। तो इस वजह से भी कई बार क्या होता है कि पिंपल निकल जाते हैं। तो अगर आप नॉर्मली तौर पर देखो तो साफ सफाई अगर आप अपनी स्किन की रखोगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और बाल पक रहे हैं जिन बच्चों के, ये आजकल तो ऐसा हो गया है कि हर छोटे बच्चों के बाल पक रहे हैं, ठीक है। तो बाल जो पकते हैं उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ विटामिन ई और जो विटामिन ई जिसको हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ये सब अगर आप सेवन करें, मतलब विटामिन की टैबलेट नहीं खानी है आपको, ये जिनमें ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि अंकुरित दाना वगैरह हो गया, ये कर सकते हैं। शैम्पू करने से पहले सरसों के तेल से आप अपने बालों और स्कल्प की मसाज अच्छे से करो, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि काफी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैम गोरे कैसे होते हैं? पवन, जो मैंने अभी बताया ना आपको, अगर आप इसको यूज करोगे हफ्ते में 2 बार भी, कलर काफी साफ हो जाता है। और एक चीज और बता दूं, काले और गोरे का कुछ नहीं होता बेटा। अगर आप मेरी बात करो ना, मैं भी गोरी नहीं हूँ, ठीक है। कुछ बच्चों को लगता है कि मैम बहुत गोरी है, नहीं मैं गोरी नहीं हूँ, लाइटिंग की वजह से इतनी गोरी दिख रही हूँ, मतलब मैं सावली और गोरी के बीच की हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका गोरा या काला होना, लंबा छोटा होना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी पर्सनालिटी का होना, ठीक है, कि आपके पास कितना नॉलेज है, आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, किस तरीके से बात करते हो अपने साथ वालों के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ आपका किस तरीके का बिहेवियर है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आगे पढ़ाइए, बेटा बिल्कुल पढ़ाएंगे, पर ये सब चीजें भी तो जरूरी है ना, ठीक है। चलो, जब पढ़ाती हूँ तब कमेंट करते हैं, और अब जब कुछ बात बता रही हूँ तो फिर क्या कर रहे हैं, इस तरह की फालतू की बातें क्यों कर रही हो। आशु कुशवाहा, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। प्रतीक, ब्लॉक करवा दूंगी 2 मिनट में। और फालतू की बातें क्या कर रही हूं मैं, ब्लॉक करवा दूं अभी 2 मिनट में। तमीज नहीं है बात करने की, किस तरीके से बात कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जा रही है, फालतू की बातें हैं ये। करो इस लड़के को ब्लॉक। बेटे तुम्हारे जैसे ही बच्चे ना कभी कुछ नहीं बन पाते, जो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। आशु यादव, ऐसे नहीं बोलते बेटा, ये गलत चीज बोल रहे हो आप। मेकअप क्या है, मेकअप क्या होता है? बहुत अच्छे प्रिंशी, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो जो लड़का बदतमीजी कर रहा था, बेटा अगर दोबारा आपने ऐसी बदतमीजी की, सस्पेंड करवा दूंगी कोर्स। तुम्हें पता नहीं है किससे पढ़ रहे हो तुम। प्यार से बात करते हो इसका ये मतलब नहीं है कि बदतमीजी पे उतर आओगे तुम, ठीक है। तमीज में रहो, कायदे से पढ़ो। चलो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रोजोम यानी कि तारक काय के बारे में। अब हम बात करते हैं तारक काय क्या यहाँ पर होता है, या फिर सेंट्रोजोम क्या यहाँ पर होता है, ठीक है, क्या यहाँ पर होता है। चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि अगर हम इस तरह की कोशिका के बारे में बात करते हैं, इस तरह के हम किसी कोशिका के बारे में बात करते हैं, ये क्या है आपका यहाँ पर केंद्रक है, ये क्या है यहाँ पर हमारा एक केंद्रक है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर यह देखेंगे कि केंद्रक के चारों तरफ, केंद्रक के चारों तरफ कुछ इस तरह की संरचना हमें दिखाई देती है, कुछ इस तरह की संरचना हमें दिखाई देती है। अब यहाँ पर आप सभी क्या देखोगे, देखो इस तरह से जैसे लंबी लंबी ट्यूब होती है ना, जैसे स्ट्रॉ देखा है आप लोगों ने, जब आप जूस पीने जाते हो, मिल्क शेक पीने जाते हो, है ना, तो वहां पर आप देखते हो कि इस तरह से लंबे लंबे से स्ट्रॉ, लंबी लंबी सी पाइप जो होती है, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, लंबा लंबा सा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बंडल एक साथ यहाँ पर यह दिखाई देता है। और इसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम यहाँ पर कहते हैं,
ठीक है, तो एक बार फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर कोशिका है, कोशिका के बिल्कुल बीच में आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, केंद्रक दिखाई देगा, और केंद्रक के चारों तरफ आपको कुछ इस तरह से लंबे लंबे से ट्यूब्स दिखाई देंगे, लंबे लंबे से इस तरह से ट्यूब्स के नेटवर्क आपको दिखाई देंगे, और इसी को हम सभी क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब पहले मैं इसको समझा देती हूँ, फिर लिखाती हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यह यहाँ पर ध्यान में रखना है, सबसे पहले नंबर पर, कि इसका काम क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको ध्यान यह रखना होगा कि यह सेल डिवीजन करवाने का कार्य करता है। क्या काम करता है यहाँ पर, यह सेल डिवीजन क्या करवाने का काम करता है, सेल डिवीजन कराने का कार्य यह यहाँ पर करता है। और हिंदी में अगर हम बात करें तो यह कोशिका विभाजन क्या करता है, कोशिका विभाजन कराने का कार्य यहाँ पर करता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर पर कि जो भी हमारा यहाँ पर कोशिका विभाजन होता है, जो भी हमारा यहाँ पर सेल डिवीजन होता है, उसका क्या मतलब है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात कि जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक कोशिका है और उस कोशिका से 2 नई कोशिका बन रही है, या फिर मान लो कि कोई 4 नई कोशिका यहाँ पर बन रही है, और इसी को क्या कहा जाता है, कोशिका विभाजन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जा रहा है, कोशिका विभाजन कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो सेंट्रोसोम होता है उसका क्या कार्य होता है, और आपको सीधे सीधे यहाँ पर आंसर करना है कि जो सेंट्रोसोम होता है उसका कार्य है कोशिका विभाजन करने का। क्या, कोशिका विभाजन करने का। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं आगे कि जो भी हमारा कोशिका विभाजन होता है, इसका मतलब एक सेल से 2 या फिर 4 नई कोशिकाएं यहां पर बनती हैं। अमित आपको ब्लॉक नहीं किया है बेटा, रिलैक्स रहो। सुमित अभी मैं आपको बताती हूँ, 2 मिनट में रुक जाओ, ठीक है, अभी बताती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सेंट्रोसोम होता है उसका कार्य होता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन मतलब एक कोशिका से 2 या फिर 4 नई कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। ओके, और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, कभी भी प्लांट के अंदर नहीं पाई जाती, कभी भी प्लांट के अंदर यह नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिमाग में आता होगा कि जब प्लांट के अंदर नहीं पाई जाती तो प्लांट में कोशिका विभाजन कैसे शुरू होता है, तो वहां पर पाई जाती है सेल प्लेट, उसके माध्यम से कोशिका विभाजन होता है। तो ये सिर्फ किस में पाई जाएगी, जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में पाई जाती है। एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि जंतु की सभी कोशिका में पाई जा रही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में, किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन जिसको हम सभी तंत्रिका कोशिका कहते हैं, क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका यहाँ पर कहते हैं। तंत्रिका कोशिका में यह नहीं पाया जाता, सब में पाया जाता है, लेकिन तंत्रिका कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो तंत्रिका कोशिका क्या होती है, जब हम तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स होते हैं, और जो हमारा ब्रेन होता है वहां पर सबसे ज्यादा आपको यह कोशिकाएं दिखाई देती हैं। आपने एक चीज यहाँ पर यह भी देखा होगा कि मान लो अगर आपके मस्तिष्क में चोट लग गई, आपके सिर में चोट लग गई, ठीक है, और आपके सिर में अगर चोट लग जाती है तो वो घाव बहुत ही धीरे धीरे करके भरता है। अगर आपके मस्तिष्क में चोट लग जाती है तो कोमा जैसी स्थिति आ जाती है, बहुत धीरे धीरे करके आप सभी यहाँ पर ठीक होते हो, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं तो जो न्यूरॉन है वो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, और न्यूरॉन एक ऐसी कोशिका होती है जिसमें सेंट्रोसोम नहीं होता। जब सेंट्रोसोम नहीं होता इसका मतलब न्यूरॉन में सेल डिवीजन भी नहीं होता। क्या होता, सेल डिवीजन भी नहीं होता। जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा तो नई कोशिकाएं नहीं बन रही हैं, और पुरानी कोशिकाएं कैसी हैं, बीमार हैं या फिर मर गई हैं, और नई कोशिकाएं नहीं बन रही हैं। उस स्थिति में आप क्या देखेंगे कि ब्रेन बहुत धीरे धीरे करके ठीक होता है, कोमा में चला जाता है, या फिर ठीक ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्यादा हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं पहले। सेंट्रोसोम यानी तारक काय।
यह कोशिका विभाजन कराता है, यानी इट इनिशिएट सेल डिवीजन। यह कोशिका विभाजन कराता है, यह सेल डिवीजन यहां पर कराता है। लेकिन अगर हम अपने ब्रेन के बारे में बात करते हैं, अपने मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं, तो मस्तिष्क में यह नहीं पाया जाता, मस्तिष्क में यह नहीं पाया जाता, जिसके कारण हमारी तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं कर पाती है। इसका क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि जो हमारी नर्व सेल होती है उसमें डिवीजन नहीं हो पाता है, और इसी वजह से जो हमारा ब्रेन होता है अगर उसमें चोट लग जाए तो बहुत ही धीरे धीरे वह ठीक यहाँ पर होता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि यह केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता। ये किस में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तो बात आती है कि जब हम पादप कोशिका के बारे में बात करते हैं, यानी किसी भी प्लांट के बारे में बात करते हैं, तो उनमें यह कैसे कोशिका विभाजन होता होगा? तो आंसर करना सेल प्लेट। किससे विभाजन होता है? सेल प्लेट से विभाजन होता है। वहां पर सेंट्रोसोम आपको नहीं पाया जाता, नहीं मिलता। आगे हम बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी? बोबेरी नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी यहाँ पर बेटा? बोबेरी नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पर की थी। ठीक है, न्यूरोलॉजी में आता है मैम। अंकित, जो न्यूरोलॉजी होता है उसका मतलब होता है नर्वस सिस्टम का अध्ययन करना। ठीक है मैम, ठीक कैसे होता है? होगा, और भी चीजें होंगी, सिर्फ न्यूरॉन नहीं होते, सेल की अपनी भी कोशिकाएं होती हैं जिनकी वजह से ठीक होती है फिर चीजें धीरे धीरे करके। ठीक है, तो और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि किसी ऐसे अंग का नाम बताइए जिसकी रीजनरेटिव पावर, यानी अपने आप को पुनर्निर्माण करने की जो शक्ति होती है वह सबसे कम होती है, अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तब आप क्या करेंगे? तब आपको सीधे सीधे आंसर करना है ब्रेन। ब्रेन की अगर आप बात करो तो ब्रेन की जो रीजनरेटिंग पावर होती है ना, वो सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो आंसर करना हमारे लीवर की। किसकी होती है? हमारे लीवर की। ठीक है, तो लीवर में अगर कोई इन्फेक्शन है, लीवर थोड़ा सा कट कर दिया गया है ना, तो लीवर अपने आप को फिर से यहाँ पर पुनर्निर्मित कर सकता है। सेल डिवीजन बहुत जल्दी जल्दी उसके अंदर होता है। लेकिन अगर आप ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो ब्रेन में ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक बच्चे ने यहाँ पे पूछा था कि मैम हाइट बढ़ाने के लिए क्या करें? इसके लिए सबसे पहले है प्रोटीन रिच खाना खाओ, जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। प्रोटीन पाउडर लेने की आवश्यकता नहीं है, नेचुरल चीजें खाओ। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जी खाओ। ठीक है, दूसरे नंबर पर दूध पियो, मूंगफली खाओ, बादाम खाओ, काजू किशमिश खाओ, जो आपको मिल रहा है वो आप खाओ। ठीक, दूसरे नंबर पर आपको एक्सरसाइज करना होगा, लटकने वाला। ठीक है, या फिर योगा कर सकते हो या लटकने वाली चीजें कर सकते हो। योगा करो तो और फायदा मिलेगा। फिर भी अगर हाइट नहीं बढ़ रही है तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर से आप मिलिए और उनसे आप दवाई ले सकते हैं। कभी भी मार्केट में जो इधर उधर की है कि इसको खाते ही आपकी हाइट बढ़ जाएगी, इस तरह के ऐड करने वाले दवाइयों से दूर रहिएगा। ठीक है, ये बहुत साइड इफेक्ट देते हैं बाद में। तो आपको क्या करना है? होम्योपैथिक किसी डॉक्टर, कोई अच्छे डॉक्टर से बात करिए और वो आपको दवाई देगा। ठीक है, उससे आपके कुछ थोड़ी सी हाइट बढ़ सकती है। ठीक है, चलो मैम नॉनवेज भी खाएं? मैम बेटा, जो नॉनवेज खाते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन जो नहीं खाते हैं उनको खाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी की भी हाइट आसानी से बढ़ सकती है। अभी आप काफी छोटे हो। ठीक है, चलो, मल्टीविटामिन की टैबलेट्स आप ले सकते हो बेटा, लेकिन सिर्फ डॉक्टर से लिखवा करके। ऐसा नहीं अपने आप ही या किसी ने बता दिया, किसी मेडिकल शॉप वाले ने दे दिया और चल दिए, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ओके बच्चों, चलो, तो आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं। हाँ, कुछ चीजें तो जेनेटिकली भी होती है बेटा, कुछ चीजें तो जेनेटिकली भी होती है। अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो फिर हाइट कम ही रहेगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो, थोड़ा बहुत कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। 18 प्लस होने के बाद बढ़ा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ सकता है 18 के बाद। चलो, तो ठीक है, कोशिश करने में क्या दिक्कत है जब हम डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बेटा इधर उधर की दवाइयां नहीं, इधर उधर की दवाई नहीं। ठीक है, आपको कैसी दवाई लेनी है? होम्योपैथिक ही। क्लियर है बच्चों? चलो, मैम 18 के बाद नहीं बढ़ती, प्लीज। बढ़ जाती है बेटा, 18 के बाद भी बढ़ जाती है। ठीक है, 21 के एज तक बढ़ जाती है। चलो, तो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल की क्लास में मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक करवाऊंगी 10 मिनट का, प्लास्टिड यानी कि लवक, और देन उसके बाद आप लोगों का टेस्ट होगा।
तो सभी बच्चे जो हैं वो लोग अपना आराम से पढ़ करके आएंगे, ठीक है, याद करके आएंगे सारी चीजें। कल मैं टेस्ट लूंगी और जो बच्चे टेस्ट में सही नंबर नहीं लेके आएंगे उन सभी को मुर्गा और बतख बनाया जाएगा, ठीक है। तो लड़कों को मुर्गा बनाया जाएगा, लड़कियों को बतख बनाया जाएगा, इसीलिए सभी अच्छे से पढ़ के आएंगे, ठीक है बेटा। चलो, तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, कल फिर से मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।